Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is chapter number 2 एंटीनेटल केयर एंड इन्वेस्टिगेशन. स्टार्ट करते हैं एंटीनेटल केयर के एम्स. एंटीनेटल केयर जो कि केयर प्रेगनेंसी में प्रोवाइड की जाती है उसके क्या मकासद है. नंबर 1 प्रेगनेंसी की आउटकम को ऑप्टिमाइज करना फॉर फीमेल्स एंड बेबीज. नंबर 2 ऐसे फैक्टर्स को जो कि मदर या बेबी की हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकते हैं उनको प्रिवेंट करना, अगर प्रिवेंट नहीं हो सकता तो डिटेक्ट करना और उनको मैनेज करना. नंबर 3 एडवाइस, रीअश्योरेंस, एजुकेशन और सपोर्ट प्रोवाइड करना. नंबर 3 जो माइनर एलिमेंट्स ऑफ प्रेगनेंसी है लाइक हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम या कोई पेन वगैरह होता है, ब्लीडिंग होती है तो उनको डील करना. और लास्ट में हेल्थ की स्क्रीनिंग प्रोवाइड करनी है. अब इन एम्स को कैसे अचीव कर सकते हैं. नंबर 1 हम कम्युनिटी बेस्ड टीम बनाएंगे. उस टीम में मिडवाइफ्स होगी और जीपीज हो गए, ओके, या कंसल्टेंट भी हो गए. नंबर 2 फ्रीक्वेंट हॉस्पिटल विजिट्स करेंगे फॉर असेसमेंट. नंबर 3 अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग करेंगे मैटरनिटी यूनिट में. और जो अल्ट्रासाउंड स्कैन है वो दो तरह का है, डेटिंग और अनॉमली या टारगेट स्कैन. जो डेटिंग स्कैन होता है 11 to 14 वीक्स में किया जाता है. जो टारगेट स्कैन है या अनॉमली स्कैन होता है ये 18 से लेकर 22 हफ्तों में किया जाता है. और लास्ट में स्क्रीनिंग फॉर फीटल अनॉमलीज. ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम. एडवाइस इन प्रेगनेंसी. प्रेगनेंसी में आपने क्या क्या एडवाइस करनी है. ओके, प्रेग्नेंट मदर को नंबर 1 डाइटरी एडवाइस करनी है. नंबर 2 एक्सरसाइज की एडवाइस करनी है. नंबर 3 मेडिकेशन की एडवाइस करनी है. नंबर 4 स्क्रीनिंग की और सेक्सुअल इंटरकोर्स के बारे में एडवाइस करनी है. नंबर 5 एडवाइस रिगार्डिंग द मैनेजमेंट ऑफ लेबर है. और लास्ट में प्लेस ऑफ बर्थ, इसके बारे में आपने एडवाइस करना होता है. अब इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस है वो डाइटरी एडवाइस है. डाइटरी एडवाइस में आपने ये कहना है कि आपने 2 बंदों का खाना नहीं खाना, अपने मील के साइज को आपने मेंटेन करना है. नंबर 2 फाइबर रिच फूड्स खानी है. फाइबर रिच फूड्स के अंदर सीरियल्स, ग्रेन, सीड्स, फ्रूट, वेजिटेबल्स आ जाती है. स्टार्ची फूड को आपने कंज्यूम करना है. स्टार्ची फूड में पोटैटोज, ब्रेड, राइस, पास्ता ये सब आ जाता है. फ्राइड फूड, सॉफ्ट ड्रिंक, ओके, इनको आपने कम से कम करना है. शुगर, फैटी फूड, इन फूड्स को भी कम से कम करना है. ओके, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एटलीस्ट 5 पोर्शंस आपने लेने हैं. ओके, डाइटिंग की वजह से इतनी खास जरूरत नहीं होती, लेकिन प्रेगनेंसी में वेट गेन होता है तकरीबन 12.5 kg का, आपने उसको मेंटेन करना होता है, इससे ज़्यादा ना हो. वाइटामिन्स और मिनरल्स आपने लेने हैं. आयरन लेना होता है, फोलिक एसिड लेना होता है. अल्कोहल और स्मोकिंग आपने अवॉइड करनी होती है. अगर कोई फीमेल है जो कि स्मोकिंग करती है तो आपने क्या स्मोकिंग की एडवाइस करनी है. नंबर 1 स्मोकिंग को आपने स्टॉप करना है. नंबर 2 स्मोकिंग सिजेशन प्रोग्राम में इंक्लूड करना है, अपने आप को इंक्लूजन करना है. ओके, अब इसके बाद आ जाती है प्रेगनेंसी पर क्या इफेक्ट आ जाता है स्मोकिंग की वजह से. ओके, तो स्मोकिंग की वजह से क्या आ सकता है. स्मोकिंग की वजह से आपने इसको 2 में डिवाइड करना है, मैटरनल कॉम्प्लिकेशन और फीटल कॉम्प्लिकेशन. मैटरनल के अंदर प्लेसेंटल अब्रप्शन है, प्रीटर्म लेबर है, प्री प्रोम हो सकता है. जबकि इन्फेंट के अंदर आपने याद रखना है कि फीटल कॉम्प्लिकेशन में कॉन्जेनिटल मैलफॉर्मेशन हो सकती है. अगर ये उससे बच गया तो मिसकैरेजेस हो सकता है, आईयूडी हो सकता है, स्टिल बर्थ आपको देखने को मिल सकती होती है, या एफजीआर, आईयूजीआर सब कुछ देखने को मिल सकता होता है. ओके, इसके बाद नेक्स्ट है बीएमआई ज़्यादा होना. ओके, अगर बीएमआई ज़्यादा है तो उसकी वजह से माँ पे क्या कॉम्प्लिकेशन होगी, फीटस में क्या होगी. बीएमआई ज़्यादा होने की वजह से एक बात रट्टा मार लेना, माँ में क्या होगा. ओके, नंबर 1 ग्रोथ और एनाटमी ऑफ फीटस पता लगाने में बड़ी मुश्किल होगी, अल्ट्रासाउंड से पिक नहीं कर पाएगा. जीडीएम हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है, वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हो सकता है, या हाई बीएमआई की वजह से होता है. ओके, नंबर 2 फीटस पे क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है. न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की वजह से डायबिटीज से एसोसिएटेड होते हैं, फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से भी हो सकते हैं, मैक्रोसोमिया, यस ये हो सकता है. ओके, ओबीज फीमेल में एफजीआर और मिसकैरेजेस ये तो कॉमन होते हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ज्यादा आया है पास्ट में. ओके, बट आता बुकिंग इन्वेस्टिगेशन. ओके, तो बुकिंग इन्वेस्टिगेशन कौन कौन सी होती है प्रेगनेंसी में. बुकिंग इन्वेस्टिगेशन में सीबीसी, मिड स्ट्रीम यूरिन टेस्ट, ब्लड ग्रुपिंग और एंटीबॉडी स्क्रीनिंग करेंगे, हीमोग्लोबिनोपैथी की स्क्रीनिंग करेंगे, इन्फेक्शियस स्क्रीनिंग करेंगे और डेटिंग स्कैन करेंगे. तो सीबीसी है इसमें आप एचबी, प्लेटलेट काउंट और मीन सेल वॉल्यूम देखते हैं, एनीमिया तो नहीं है. मिड स्ट्रीम यूरिन इसमें एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरिया यूरिया देखते हैं. बैक्टीरिया यूरिया लोकलाइज करने के लिए या बैक्टीरिया यूरिया ओके डिफाइन करने के लिए आपको 10 की पावर 5 माइक्रो ऑर्गेनिज्म चाहिए. ब्लड ग्रुपिंग एंटीबॉडी स्क्रीनिंग आरएच स्टेटस को देखने के लिए करते हैं. हेमोग्लोबिनोपैथी स्क्रीनिंग ये थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया के लिए करते हैं. इन्फेक्शन की स्क्रीनिंग हेपेटाइटिस बी, सिफिलिस, ओके, एचआईवी और रूबेला के लिए करते होते हैं. डेटिंग स्कैन आगे डाउन सिंड्रोम, पैटियो एडवर्ड सिंड्रोम जो ट्राइसोमीज को देखने के लिए इस्तेमाल होता है वो आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा. ओके, जो अर्ली प्रेगनेंसी स्कैन होता है उसको क्या बोलते हैं, हम डेटिंग स्कैन बोलते हैं, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे. एक फीमेल आई है प्राइमरी ग्रेविडा, बुकिंग विजिट पे आई है. जो फर्स्ट विजिट होता है उसको बुकिंग विजिट्स कहते होते हैं. ओके, तो उसकी इवैल्यूएशन कैसे करनी है. सबसे पहले अपने प्रेगनेंसी को कंफर्म करना है. कैसे कंफर्म करोगे, बीटा एसिड का लेवल देखोगे यूरिन के अंदर, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करोगे. नंबर 2 प्रेगनेंसी की डेटिंग करोगे एलएमपी से. उस एलएमपी से आप ईडीडी निकाल लोगे. फिर आप उस प्रेगनेंसी की डेटिंग करोगे अल्ट्रासाउंड से. फिर हिस्ट्री पूछोगे, हिस्ट्री में पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, गायनाकोलॉजिकल हिस्ट्री, ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, सोशल हिस्ट्री है. फिर एग्जामिनेशन है, एग्जामिनेशन में वाइटल्स देखते हैं, ब्लड प्रेशर इंपॉर्टेंट है, बीएमआई देखते होते हैं. ओके, इसके अलावा कोई सर्जिकल स्कार मार्क तो नहीं है, यूरिन डिपस्टिक टेस्ट करेंगे, सिर्फ फिजियो फंडल हाइट लेते होते हैं. अब आ जाते हैं एंटीनेटल विजिट्स के ऊपर. नाइस गाइडलाइंस के मुताबिक जो एंटीनेटल विजिट्स है वो कितने होते हैं. ओके, किस तरीके से होते हैं.
वैसे WHO के मुताबिक जो होते हैं विजिट्स मिनिमम 4 होते हैं, लेकिन इसने 5 लिखे हुए हैं। WHO के डिफरेंट है और नाइस गाइडलाइंस के डिफरेंट है। नाइस गाइडलाइंस में है कि सबसे पहला जो विजिट होगा वो इनिशियल कॉन्टैक्ट, फिर आपने 10th वीक पे डेटिंग स्कैन करना होता है 11 to 14 में। ओके, यानी 10th विजिट जो जिस हफ्ते पे आई है वो बुकिंग विजिट हो जाएगा, 11 to 14 में डेटिंग स्कैन होगा, फिर 16 वीक है, फिर टारगेट स्कैन या नॉर्मली स्कैन वाला एरिया होगा वो 18 से लेकर 22 हफ्ते वाला होगा। फिर इसके बाद आपने 3 ऐड करने हैं, 22 में 3 ऐड किया, 25, 28, 31, 34, इसके बाद 2 ऐड करने हैं, 36, 36, 38, 40, और फिर एक ऐड करना 41। WHO के मुताबिक जो है वो आपने 16 पहला, दूसरा 24 से लेकर 28 पर, तीसरा 32 से लेकर 36 पे, चौथा 40 पे होता है। तो मिनिमम 4 होते हैं, लेकिन इसने 5 लिखे हुए हैं। अच्छा, इनिशियल जो होगा वो बुकिंग विजिट वाला कंसिडर कर लेंगे। ओके, किस जेस्टेशनल एज में जो सिम्फिजियो फंडल हाइट होती है अम्ब्लाइकस के लेवल तक आ जाती होती है, तो 20th वीक पे अम्ब्लाइकस के लेवल तक आ जाती होती है, और सिम्फिजियो फंडल हाइट और जेस्टेशनल एज बराबर हो जाती है 24 वीक्स के ऊपर। ओके, एक फीमेल है जिसकी एज ज़्यादा है, जिसकी एज ज़्यादा है, उसमें क्या चीज़ होने के चांसेस ज़्यादा है, क्रोमोसोमल एब्नॉर्मैलिटीज़ होने के चांसेस ज़्यादा है, प्लेसेंटल एब्रप्शन होने के चांसेस ज़्यादा है। ओके, प्रीक्लेम्शिया होने के चांसेस ज़्यादा है, मैल प्रेजेंटेशन और डिसफंक्शनल लेबर। ओके, मोटे मोटे आप कोई से 3 याद कर लो। ओके, एमसीपी से भी याद कर सकते हो। ओके, मैल प्रेजेंटेशन, क्रोमोसोमल एब्नॉर्मैलिटीज़, प्लेसेंटल एब्रप्शन है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हम आगे आ जाते हैं, एक फीमेल है जिसको ग्लाइकोसूरिया है। ओके, सॉरी मल्टी ग्रेविड है, उसका यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया, तो बुकिंग इन्वेस्टिगेशन के अलावा और क्या करा सकते हैं, OGTT करा सकते हैं, रैंडम ब्लड ग्लूकोज लेवल करा सकते हैं, B12 फोलिक एसिड आयरन स्टडीज़ करा सकते हैं। बाकी तो आपने बुकिंग इन्वेस्टिगेशन करानी है, जो कि CBC होता है, मिड स्ट्रीम यूरिन होता है, RH स्टेटस होता है, हीमोग्लोबिनोपैथी स्क्रीनिंग होता है, डेटिंग स्कैन होता है, ये सब चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है, इन्फेक्शियस स्क्रीनिंग होती है। ओके, तो डेटिंग स्कैन होता है 11 to 14 वीक्स पे किया जाता है, जो टारगेट स्कैन होता है 18 से लेकर 22 हफ्तों पे किया जाता है। जो डेटिंग स्कैन होता है, डेटिंग स्कैन से नंबर 1 वायबिलिटी चेक करते हैं, नंबर 2 फीटल साइज और ग्रोथ को चेक करते होते हैं, नंबर 3 जेस्टेशनल एज होगी, जेस्टेशनल एज से आप EDD निकालोगे, जिसकी वजह से इंडक्शन ऑफ लेबर या इनकरेक्ट डेट्स होती है उनका मसला नहीं होता। फीटल एब्नॉर्मैलिटीज़ को आप देख लोगे, मल्टीपल प्रेगनेंसी को देख लोगे, प्लेसेंटा को लोकलाइज करोगे, एमनियोटिक फ्लूइड देख सकते हो, असेसमेंट ऑफ फीटल वेलबींग है, मोटा मोटा वायबिलिटी आ सकता है, जेस्टेशनल एज याद रख सकते हो, फीटल साइज एंड ग्रोथ, मल्टीपल प्रेगनेंसी है। और उसके बाद आ जाओ अनॉमली स्कैन। अनॉमली स्कैन नाम से लग रहा है कि अनॉमलीज चेक करोगे, तो उसमें हेड टू टो अनॉमलीज की तरफ आते हैं। हेड टू टो अनॉमली से सबसे पहले सर पे आपने याद रखना है, हाइड्रोसेफलस हो सकता है, एनेनकेफली हो सकती है, स्पाइना बाइफिडा स्पाइनल कॉर्ड का डिजीज हो सकता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो सकता है, स्केलेटल में कॉन्ट्रोप्लेजिया हो सकता है, फेस के ऊपर क्लेफ्ट लिप क्लेफ्ट पैलेट हो सकता है। याद करना, क्लेफ्ट लिप के लिए 3D अल्ट्रासाउंड इस्तेमाल करते हैं। एब्डोमिनल वाल डिफेक्ट हो सकता है, इसके अलावा स्पाइना बाइफिडा को देखने के लिए भी 3D अल्ट्रासाउंड करते हैं। एब्डोमिनल वाल डिफेक्ट में एक्जेम्फेलोस और गैस्ट्रोशाइसिस है। गैस्ट्रोशाइसिस में जो एब्डोमिनल विसरा होती है मेम्ब्रेन से कवर नहीं होते, कोरियन एमनियन से कवर नहीं होते, पेरिटोनियम से कवर नहीं होते, एम्फैलोसील में कवर होते हैं, और एम्फैलोसील में दूसरे क्रोमोसोमल डिसीज वगैरह हो सकते हैं। ओके, और लास्ट में ट्विन टू ट्रांसफियर सिंड्रोम, ये भी देख सकते हैं। डेटिंग स्कैन क्या होता है, ऐसा अल्ट्रासाउंड जिससे आप EDD निकाले और जेस्टेशनल एज निकालते हैं, उसको डेटिंग स्कैन बोलते हैं। 11 to 14 वीक्स पे करते हैं। एंटीनेटल विजिट 15वें हफ्ते पे, ये सबसे पहला विजिट यही है, इसे पे हम डेटिंग स्कैन कर लेंगे। फिर 16वां हफ्ता, फिर नॉर्मली स्कैन वाला एरिया जो कि 18 से लेकर 22 होता है, फिर 25, 28, 31, 34, फिर 36, 38, 40 और 41 आपने रट्टा मारना है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है कि फीमेल आई है, ओके, जो कि कज़न मैरिज हुई है उसकी। तो कज़न मैरिज हुई है, तो कज़न मैरिज में किन किन चीज़ों को आपने स्क्रीन करना होता है, तो कज़न मैरिज के अंदर आपने थैलासीमिया को, डाउन सिंड्रोम को, GDM को करना होता है। और यहाँ पर अगर आप देखो उसका हीमोग्लोबिन कम है, और इसका कहने का मतलब है MCV भी कम है और MCH भी कम है, माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। तो उसके 2 ही डिफरेंशियल्स होते हैं, वो 2 डिफरेंशियल्स कौन से होते हैं, ओके, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया और थैलासीमिया। इसके बाद नेक्स्ट है कि अल्ट्रासाउंड किया गया, नॉर्मली स्कैन किया गया 18 से 22 हफ्तों पर। तो नॉर्मली स्कैन से हम नॉर्मलीज को, जेनेटिक नॉर्मली को रूल आउट करने के लिए करते हैं। इसके अलावा नॉर्मली स्कैन से हम सेक्स डिटरमिन कर सकते होते हैं। ओके, इसके अलावा हम लाइकर की एडिक्वेसी को चेक कर सकते होते हैं, फीटल पोजिशनिंग को चेक कर सकते हैं, और ब्लड सप्लाई वगैरह को चेक कर सकते हैं। इसके बाद इन्वेसिव टेस्ट के बारे में आते हैं। ओके, अब जो प्री नेटल डायग्नोसिस में जो टेस्ट होते हैं 2 तरह के होते हैं, स्क्रीनिंग के लिए और डायग्नोसिस के लिए। याद रखना कि अल्ट्रासाउंड स्क्रीनिंग के लिए भी इस्तेमाल होता है और डायग्नोसिस के लिए भी इस्तेमाल होता है। किन चीज़ों के लिए, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के लिए, गैस्ट्रोशाइसिस के लिए, ओके, इनके लिए डायग्नोसिस के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक हो गया। बाकी डाउन सिंड्रोम की इन्वेस्टिगेशन पढ़नी है, वो भी हम पढ़ लेंगे। मैं ये बता रहा था कि जो इन्वेसिव टेस्ट होते हैं वो 3 होते हैं, कोरियोनिक विलस सैंपलिंग, एमनियोसेंटेसिस और कॉर्डोसेंटेसिस। ओके, इनकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और इनकी कॉम्प्लिकेशन इंपॉर्टेंट है। एमनियोसेंटेसिस है, ये 11वें, एमनियोसेंटेसिस 15 वीक में करते हैं। CVS कोरियोनिक
कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग 11 वीक पे करते हैं, कोर्डोसेंटेसिस करते हैं ऑलमोस्ट 20 वीक पर। जो CVS होता है ना, कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग, इसका 2% मिसकैरेजेस होता है, एमनियोसेंटेसिस का 1% होता है और कोर्डोसेंटेसिस का 2 से लेकर 5% तक होता है। एमनियोसेंटेसिस की जो मेटरनल कॉम्प्लिकेशन है उसका निमोनिक है, CPR, कोरियोनिनाइटिस हो सकता है, ओके, P से प्रोम हो सकता है, प्री मैच्योर लेबर हो सकता है, और R से RH आइसोइम्यूनाइजेशन हो सकता है। दैट इज वाई NTD के इंजेक्शन आपने देने होते हैं। फीटल कॉम्प्लिकेशन में आ जाते हैं, मिसकैरेजेस हो सकते हैं फीटल में, ओके, ट्रॉमा हो सकता है, फीटो मैटरनल हैमरेज वगैरह हो सकता है, ओके, सही हो गया। इसके बाद आगे आ जाती है, ओके, अच्छा, एमनियोसेंटेसिस हो गया, ओके, ठीक है। एमनियोसेंटेसिस के अलावा कोई ऐसा प्रोसीजर है जिसमें आपको सेल कल्चर बहुत जल्दी मिल जाता है, तो वो है CVS में बहुत जल्दी मिल जाता है एज कम्पेयर टू एमनियोसेंटेसिस, ठीक हो गया, ओके। तो अगर कहने का मतलब है, अगर कोई टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है, ओके, या रिजल्ट अगर एक्सप्लेन करना है, तो आपने किस तरह से डिस्कस करना है, क्या क्या चीज़ें डिस्कस करनी है इन टेस्ट के बारे में, ओके। तो सबसे पहले स्क्रीनिंग टेस्ट को परफॉर्म करने से पहले, इन टेस्ट को परफॉर्म करने से पहले फीमेल को आपने बताना है कि हम क्या करने वाले हैं, ओके। और अगर पॉजिटिव आ जाता है तो क्या बताना है, ये बताना है कि सिर्फ स्क्रीनिंग टेस्ट है, डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है। अब जो स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं डाउन सिंड्रोम के, ओके, डाउन सिंड्रोम के, उनको रिफाइन करने के लिए आप नेजल बोन ऐड करते हैं या फ्रंटो मैक्सिलरी नेजल एंगल ऐड करते हैं, या टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी भी कर सकते हैं इन टेस्ट की बेस पर। अब इसके बाद स्क्रीनिंग टेस्ट आ जाते हैं। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के लिए एक ही स्क्रीनिंग टेस्ट है, वो अल्फा फीटोप्रोटीन। अल्फा फीटोप्रोटीन क्या होती है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में, ओके, बढ़ जाती है, जबकि डाउन सिंड्रोम में ये कम हो जाती है। डाउन सिंड्रोम के लिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अल्ट्रासाउंड आता है, न्यूक्लियर ट्रांसलूसेंसी जो कि 3.5 मिलीमीटर से ज़्यादा होनी चाहिए। इसी तरह फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बीटा SAG और पैप आता है, डबल टेस्ट होता है। तो जो सेकंड ट्राइमेस्टर में ट्रिपल टेस्ट और क्वाड्रपल टेस्ट होता है। ट्रिपल टेस्ट में बीटा SAG आ जाता है, कॉन्जुगेटेड एस्ट्रायल और इनहिबिन आ जाता है, ओके, सॉरी इनहिबिन नहीं आता, EFP आता है, और अगर इनहिबिन ऐड कर दो तो वो क्वाड्रपल टेस्ट बन जाता है। बीटा SAG और इनहिबिन इनका लेवल बढ़ जाता है, अल्फा फीटोप्रोटीन अनकॉन्जुगेटेड एस्ट्रायल का लेवल कम हो जाता है, और इनमें अगर पैप ऐड कर दो तो इंटीग्रेटेड टेस्ट बन जाएगा। अब जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं वो दो तरह के होते हैं, नॉन इन्वेसिव और इन्वेसिव। अल्ट्रासाउंड है डायग्नोसिस के लिए भी इस्तेमाल होता है, और इन्वेसिव टेस्ट में CVS आ जाते हैं, कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग, एमनियोसेंटेसिस, और इसके अलावा कोर्डोसेंटेसिस आ जाता है। तो ये तो ऑलरेडी हम सारे एक्सप्लेन कर चुका हूँ, डाउन सिंड्रोम के सारे टेस्ट है, ओके। ये नॉन इन्वेसिव स्क्रीनिंग टेस्ट है, ये इन्वेसिव टेस्ट होते हैं, ओके, क्लियर। रिस्क ऑफ टेस्ट है, सारे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मिसकैरेजेस CVS में 2% होता है, एमनियोसेंटेसिस में 1 होता है, कोर्डोसेंटेसिस में 2 से लेकर 5 होता है, और RH आइसोइम्यूनाइजेशन हो सकती है। अब इन टेस्ट का बेनिफिट है कि अर्ली डिटेक्शन हो सकती है, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट वगैरह कर सकते होते हैं, ओके। ये तो सारे ऑलमोस्ट हो जाएंगे, ओके। टाइमिंग ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि 11, 15 और 20 वीक्स पे करते हैं। इसके बाद एंटीनेटल कॉम्प्लिकेशन है हाइपरेमेसिस ग्रेविडारम। तो हाइपरेमेसिस ग्रेविडारम में है कि हाइपरेमेसिस फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है, इसमें परसिस्टेंट इंट्रैक्टेबल वॉमिटिंग होगी, हाइपोवोलीमिया हो सकता है, वॉमिटिंग ज़्यादा हो तो उसकी वजह से मिलोरी वीस्ट्रियर हो सकता है जिसमें हेमाटोमेसिस होगा, डिहाइड्रेशन, थायमिन की डेफिशिएंसी हो सकता है, वर्निकेस एन्सेफलोपैथी हो सकता है। अब जो हाइपरेमेसिस ग्रेविडारम होता है वो 3 हार्मोन्स के ज़्यादा होने की वजह से होता है। उसका निमोनिक है वेट, ओके, B से बीटा SAG, E से ईस्ट्रोजन और T से थायरॉक्सिन, ओके। और इसकी डेफिनेशन क्या होती है, सिवियर इंट्रैक्टेबल फॉर्म ऑफ नोजिया वॉमिटिंग ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, और इसके काबिज में बीटा SAG का लेवल ज़्यादा होना। बीटा SAG किन किन कंडीशन में ज़्यादा होता है, ओके, बीटा SAG ज़्यादा होता है मल्टीपल प्रेगनेंसी में, मोलर प्रेगनेंसी में, या कोई प्रीवियस हिस्ट्री है या प्रीवियस प्रेगनेंसी है हाइपरेमेसिस ग्रेविडारम की। अब ओके, अब इसकी इन्वेस्टिगेशन में क्या होगा, यूरिन एनालिसिस करेंगे टू डिटेक्ट कीटोन बॉडीज। अब मेरा आपसे सवाल है कि कीटोन बॉडीज क्यों आ रही है इस कंडीशन में, या क्यों करवा रही है। मिड स्ट्रीम यूरिन टेस्ट करवाएगी टू डिटेक्ट UTI है, यूरिया और इलेक्ट्रोलाइट लेवल कराएंगे। अब इसमें सारे इलेक्ट्रोलाइट्स कम मिलेंगे, प्रोटॉन्स भी कम होंगे, एसिड भी कम होगा, यानी हाइपोक्लोरीमिक, हाइपोकैलेमिक, हाइपरकैल्सेमिक, मेटाबॉलिक एल्किलोसिस विद नॉर्मल एनाइन गैप है। LFT से थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं, डी रेंज हो सकते हैं। अल्ट्रासाउंड टू रीअश्योरेंस करेंगे और मल्टीपल या मोलर प्रेगनेंसी को एक्सक्लूड करने के लिए करते होते हैं। ये लैब इन्वेस्टिगेशन आ जाती है। CBC में हिमेटोक्रेट बढ़ेगा क्योंकि प्लाज्मा वॉल्यूम कम हो रहा है। मैनेजमेंट में क्या होगा, सबसे पहले कंजर्वेटिव मैनेजमेंट है, हॉस्पिटल एडमिशन करना होता है, नील पर ओरल देना है, IV लाइन लगानी है, IV फ्लूइड देना है, लाइक नॉर्मल सलाइन या हार्टमैन सोल्यूशन है, ओके। ग्लूकोज कंटेनिंग फ्लूइड को आपने अवॉइड करना होता है क्योंकि ऑलरेडी थायमिन की डेफिशिएंसी है, और आपने पोटेशियम इलेक्ट्रोलाइट्स आपने देने होते हैं, एंटीबायोटिक्स देनी है अगर कोई IV फ्लूइड्स का कोई काम नहीं हो रहा। फर्स्ट लाइन में प्रोमेथाजिन या साइक्लिजिन है, सेकंड लाइन में आपकी मेटाक्लोप्रामाइड आ जाएगा, फिर थर्ड लाइन में कॉर्टिकोस्टेरॉइड आ जाएगा। बाकी आपने थायमिन भी देना होता है। अब इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या होती है, प्री टर्म लेबर हो सकता है, वॉमिटिंग की वजह से प्री मैच्योर रप्चर मम्ब्रेन हो सकता है, लो बर्थ वेट बेबीज पैदा हो सकती है, विटामिन की डेफिशिएंसी हो सकती है, स्पेसिफिकली विटामिन K की, विटामिन B1 की, जिसकी वजह से क्या होगा, वर्निकेस एन्सेफलोपैथी हो सकती है, मिलोरी वी सिंड्रोम हो सकता है, इसोफेगस को ट्रॉमा हो सकता है, मैल न्यूट्रिशन हो सकती है क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स का लॉस हो रहा है।
ओके। अब डीप वेनस थ्रोम्बोसिस है। अब डीप वेनस थ्रोम्बोसिस में वही आपको विर्चू ट्रायड पूरा करना है, स्टेसिस, हाइपर कोगुलेबिलिटी, एंडोथेलियल इंजरी है। तो इसमें आपको रिसेंट बेड रिडन केस मिलेगा या रिसेंट सर्जरी की हिस्ट्री मिलेगी, और इसमें यूनिलैटरल लेग स्वेलिंग होगी, सारी इन्फ्लेमेशन की चीज़ें होगी, पेन है, टेम्परेचर है, डायलिटेशन है, एडीमा है, ओके, टेंडननेस है, सब चीज़ें इन्फ्लेमेशन वाली है। तो ये डीवीटी को इंक्लूड करता है। अब प्रेगनेंसी में डीवीटी क्यों बढ़ जाएगा, व्हाट आर द फिजियोलॉजिकल फैक्टर? तो फिजियोलॉजिकल फैक्टर ये है कि इमोबिलिटी होती है जिसकी वजह से वीनस स्टेसिस होगा लोअर लिम्ब में। नंबर 2 वेट गेन होगा। नंबर 3 कोआगुलेशन सिस्टम में चेंजेस है। अब प्रेगनेंसी हाइपर कोआगुलेबल स्टेट होता है। हाइपर कोआगुलेबल स्टेट का मतलब है सारे क्लॉटिंग फैक्टर बढ़ेंगे, सिवाय फैक्टर 11 के और फैक्टर 13 के, और एंटी कोगुलेंट कम हो जाएंगे। एंटी कोगुलेंट में आपका प्रोटीन सी और प्रोटीन एस होता है। सही हो गया। इसकी वजह से प्रेगनेंसी हाइपर कोआगुलेबल स्टेट होती है। इसके बाद यूटीआई इन प्रेगनेंसी का कैसे इन्वेस्टिगेट करेंगे? सीबीसी कराएंगे, मिड स्ट्रीम यूरिन टेस्ट कराएंगे, यूरिन डिपस्टिक कराएंगे जिसमें नाइट्राइड्स, ब्लड, ल्यूकोसाइड, प्रोटीन सेकेंगे, यूरिन कल्चर कराएंगे और अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन करा लेंगे। मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है? मैनेजमेंट में एंटीबायोटिक एनाल्जेसिक्स दोगे इन्फ्लेमेशन को कवर करने के लिए, फ्लूइड इंटेक दोगे, और एंटीबायोटिक कौन सी दोगे? सेफ्लेक्सिन, अमोक्सिलिन, और तीसरी तरफ आ जाएगी नाइट्रोफुरेंटोइन। सिप्रोफ्लॉक्सासिन लिखा हुआ है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है प्रेगनेंसी में, काट देना इसको। ओके। अब कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है? मैटरनल कॉम्प्लिकेशन में सैप आ जाएगा। सैप में है कि सेप्टिसीमिया, असेंडिंग पाइलोनेफ्राइटिस और असेंडिंग इन्फेक्शन या पाइलोनेफ्राइटिस, और फीटल कॉम्प्लिकेशन में मिसकैरेजेस हो जाएगा। अब इसके बाद फीटल मैल प्रेजेंटेशन एट बर्थ है। ओके। एक प्राइमरी ग्रेविटा है, लेबर में आई है, उसके ट्रांसफर्स लाई है, फिर प्रोलैप्स हैंड है। तो इस केस में अगर परसिस्टेंट ट्रांसफर्स लाई है तो इस केस में आपने क्या करना है? सिजेरियन सेक्शन करना होता है, एक्सटर्नल केफालिक वॉल्यूम नहीं करना होता। अब इसके स्टेप्स क्या होते हैं? सबसे पहले कंसर्न लेनी होती है, प्रिपेयर करना है सिजेरियन सेक्शन से, आपने जीए देना होता है, वाइटल्स को मॉनिटर करना है, और इसके बाद पोस्ट ऑप पेशेंट को मैनेज करना होता है। ओके। अब ब्रीच प्रेजेंटेशन 3 तरह की होती है, फ्लैक्स एक्सटेंडेड है या फुटलिंग ब्रीच होती है। उनके लिए पहले एक्सटर्नल की फैलिक ओवरियन, फिर वेजाइनल ब्रीच डिलीवरी, और बाद में सिजेरियन सेक्शन करना होता है, सी सेक्शन करना होता है। एक्सटर्नल की फैलिक ओवरियन क्या होता है? जिसके अंदर आप ब्रीच या ट्रांसवर्स प्रेजेंटेशन को की फैलिक में कन्वर्ट कर देते हैं, और ये 37 में होता है। अब इसकी क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन होती है? ओके। अब इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या होती है? इसका मिमोनिक था मैप, मल्टीपल जेस्टेशन, एनेंसेफली है। ओके। अगर किसी को पॉलीहाइड्रोमनियास है, या प्लेसेंटा प्रीविया है, या ओलिगोहाइड्रोमनियास भी है, या प्रीक्लैम्पशिया है, तो इस केस में आपने नहीं करना। जबकि इसके कॉम्प्लिकेशन में पीसीबी है, प्लेसेंटल अब्रप्शन हो सकता है। ओके। इसके अलावा कोड एक्सीडेंट हो सकते हैं, या कोड एक्सीडेंट है, प्रोम हो सकता है। ओके। बी से ब्रेडिकार्डिया रट्टा मार लेना, और फीटो मेटरनल या ट्रांसप्लेसेंटल हैमरेज वगैरह भी हो सकती है। एक फीमेल आई है जिसकी ब्रीच प्रेजेंटेशन है, क्या क्या आप रेकमेंड कर सकते हैं? सबसे पहले एक्सटर्नल के फैलिक ओवरियन, अगर सिलेक्शन क्राइटेरिया मीट होता है तो वेजाइनल ब्रीच डिलीवरी, और अगर लास्ट में आपने सी सेक्शन करना होता है। अब एक्सटर्नल की फैलिक ओवरियन की हमने पहले कॉम्प्लिकेशन पढ़ ली, कॉन्ट्राइंडिकेशन पढ़ ली, अब हम पढ़ते हैं प्री रिक्विजिट, क्या क्या चीज़ें चाहिए। नंबर 1 37 वीक का टाइम चाहिए आपको। नंबर 2 एक्सपीरियंस ऑब्स्टेट्रिशियन चाहिए। नंबर 3 एक्सटर्नल केफालिक वॉलियन शुड बी परफॉर्म विद टोकोलिटिक्स। ओके। किससे परफॉर्म करना चाहिए? विद द टोकोलिटिक्स। टोकोलिटिक्स इज निफिडिपिन। ओके, रट्टा मार लेना। लेफ्ट लैटरल पोजीशन में पेशेंट को लेटाना है ताकि इंफीरियर वेना क्या कि कंप्रेशन आओ। ब्लैडर को एम्प्टी करना है, 10 मिनट से ज़्यादा का नहीं रखना। फीटल हार्ट रेट को आपने सीटीजी से देखना, और एनटीडी आपने लास्ट में देना होता है। अब है सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर वेजाइनल ब्रीच डिलीवरी। अब वेजाइनल ब्रीच डिलीवरी जो ब्रीच होती है प्रेजेंटेशन, वो एक्सटेंडेड भी हो सकती है, फ्लैक्स भी हो सकती है। किस बेस पे कह रही है? नीज की बेस पे कह रही है। हिप्स दोनों में फ्लैक्स हो गए, एक्सटेंडेड में नीज एक्सटेंडेड हो गए, फ्लैक्स में नीज फ्लैक्सड हो गए। लेकिन अगर फुटलिंग होगी तब आपने नहीं करनी, मतलब एक्सटेंडेड या फ्लैक्सड ब्रीच होना चाहिए। नंबर 2 सेफ्लोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन नहीं होना चाहिए। नंबर 3 फीटस का जो वेट है 3.5 से कम होना चाहिए। नंबर 4 हाइपर एक्सटेंशन ऑफ फीटल हेड नहीं होना चाहिए। नंबर 5 हाइड्रोसेफलस नहीं होना चाहिए। नंबर 6 स्पॉन्टेनियस ऑनसेट ऑफ लेबर होना चाहिए। ओके, ठीक हो गया। अब इसके बाद देखो कि उसका हेड फील नहीं हो रहा, लेकिन फंडस फील हो रहा है विद लॉन्गिट्यूडनल, लेकिन हेड फंडस में फील हो रहा है विद लॉन्गिट्यूडनल लाई। लॉन्गिट्यूडनल लाई है और हेड ऊपर की तरफ फील हो रहा है, दैट मींस ब्रीच प्रेजेंटेशन है। वो सबसे पहले एक्सटर्नल की फैलिक वॉलियन करते होते हैं। अब डिलीवरी में फीटल की क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है? ओके, ब्रीच में है कि बेबी स्ट्रक हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट आपने रट्टा मारना है कोड प्रोलैप्स। ओके, कोड प्रोलैप्स इंपॉर्टेंट है। कोड कंप्रेस हो सकता है, या बेबी के अंदर ओके ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी हो सकती है, या सेरिब्रल पाल्सी या हाइपोक्सिक ब्रेन इंजरी भी हो सकती है। ओके, क्लियर। इसके बाद चलते हैं आरएच आइसोइम्यूनाइजेशन। आरएच आइसोइम्यूनाइजेशन को बोलते हैं इम्यून हाइड्रोप्स या हिमोलिटी डिजीज ऑफ फीटस एंड न्यूबॉर्न। ओके, ये कब होगा? जब आरएच नेगेटिव मदर आरएच पॉजिटिव बेबी को बर्थ देगी, ओके, डिलीवर करेगी, उस केस में आपको देखने को मिलता होता है। आरएच आइसोइम्यूनाइजेशन को हिमोलिटी डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न भी कहते होते हैं। अब देखो यहाँ पर अल्ट्रासाउंड में नो साइंस ऑफ फीटल हाइड्रोप्स है, ओके, और इसकी सेकंड प्रेगनेंसी है।
ठीक है, प्रीवियसली भी RH पॉजिटिव है, मतलब इसमें होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। तो इसमें आपने क्या करना है, आपने इंटरैक्ट कॉम टेस्ट करना है माँ के ब्लड के पर फॉर एंटीबॉडीज़ को चेक करने के लिए। फिर अपने हस्बैंड की जीनोटाइपिंग चेक करनी है, फीटल RH स्टेटस देखना है। RH स्टेटस कैसे देख सकते हैं, फीटल ब्लड ग्रुपिंग वैसे सेल फ्री फीटल DNA से देखते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, एंटी-डी लेवल चेक करने हैं क्लियर टेस्ट से। अगर RH अगर 4 से कम है तो इसका मतलब है हिमोलिटिक डिजीज नहीं हो सकता। अगर 4 से लेकर 15 के दरमियान में तो मॉडरेट चांसेस है, 15 से ज़्यादा है तो फीटल या इम्यून हाइड्रोप्स होने के चांसेस ज़्यादा है। फिर आपने मिडिल सेरेब्रल आर्टरी का डॉपलर कराना है, अगर उसमें पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी मिलती है तो वो काफ़ी सेंसिटिव होता है उसको डायग्नोस करने में। अब मैनेजमेंट क्या होती है, मैटरनल मैनेजमेंट है। अगर 20 हफ्तों से पहले है, लाइक इसमें देखो 20 है, ओके, अगर 20 हफ्तों से पहले या इसके बराबर है, अब 20 हफ्तों से ज़्यादा या बराबर है तो आपने क्लियर टेस्ट परफॉर्म करना है, ओके। और ठीक हो गया, और आपने मिनिमम कितना देना होता है, एंटी-डी देना होता है 500 इंटरनेशनल यूनिट का 20 हफ्तों के बाद। ठीक हो गया, ओके, विद इन द 72 आवर ऑफ सेंसिटाइजिंग इवेंट है। और फीटल मैनेजमेंट में क्या होगा, फीटल मैनेजमेंट में अगर 18 से लेकर 35 के दरमियान में है तो आपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है। अब उस ब्लड ट्रांसफ्यूजन में क्या क्या चीज़ें हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन में जो हेमाटोक्रिट है वो तकरीबन 30 तक होना चाहिए, 30 ग्राम तक, इरेडिएटेड होना चाहिए, RH नेगेटिव होना चाहिए, साइटोमेगालो RS में नेगेटिव होना चाहिए। पैक्ड RBC आपने अम्बिलिकल वेन में डालना होता है, या इंट्रा हेपेटिक वेन में डाल सकते हैं, या सीधा हार्ट में या पेरिटोनियल कैविटी में डाल सकते होते हैं, ओके। अम्बिलिकल वेन, इंट्राहेपेटिक वेन, पोर्टल, पेरिटोनियल कैविटी और फीटल हार्ट है। अगर 35 साल से ऊपर है तो आपने क्या करना है, एंटी-डी का कॉर्टिकोस्टेरॉइड का इंजेक्शन देना और डिलीवरी करनी है। और पोस्ट नेटल मैनेजमेंट में अगर एनीमिया तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन देनी है, और अगर जॉन्डिस है तो आपने फोटोथेरेपी एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन करनी है, ओके। ये मैटरनल और फीटल मैनेजमेंट आ जाएगी, क्लियर। अब इसकी फिजियोलॉजी क्या होती है, मदर और बेबी में पॉजिटिव है जबकि फीमेल में RH नेगेटिव है, तो क्या होगा, जो पहले जो फीटल RBCs होगी माँ की सर्कुलेशन में आएगी, फिर वहाँ से एंटीबॉडीज बनेगी, एंटीबॉडीज फीटल सर्कुलेशन में जाएगी, ओके, और वहाँ से RH इनकम्पैटिबिलिटी करवा देगी। तो इसकी प्रिवेंशन क्या होती है, इसकी प्रिवेंशन ये है कि फर्स्ट प्रेगनेंसी में कि नेक्स्ट में ना हो तो आपने एंटी-डी 28 से लेकर 30 में दे देना है, या सून आफ्टर द डिलीवरी विद इन द 72 आवर्स, ये आपने दे देना है। इसके बाद आ जाते हैं ट्विन प्रेगनेंसी। ट्विन प्रेगनेंसी में जो मोनोकोरियोनिक ट्विंस होते हैं उनमें आपको क्या देखने को मिलता है, ट्विन टू ट्विन ट्रांसफियन सिंड्रोम। बाकी ट्विन प्रेगनेंसी में प्रेगनेंसी की सारी कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती होती है, एग्जैजरेटेड होती है। लाइक मैटरनल कॉम्प्लिकेशन क्या होगी, ट्विन प्रेगनेंसी की वजह से हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम होगा, ट्विन प्रेगनेंसी की वजह से प्री टर्म लेबर हो सकता है, प्रोम हो सकता है, ज़्यादा ट्विन है तो ज़्यादा प्लेसेंटा प्रीविया, प्लेसेंटल अब्रप्शन हो सकता है, पॉलीहाइड्रोमियास आपको देखने को मिल सकता है, GDM देखने को मिल सकता है। फीटस में स्पेसिफिक है, मोनोकोरियोनिक ट्विंस में आपको ट्विन टू ट्विन ट्रांसफियन सिंड्रोम, ट्विन एनीमिया, पॉलीसाइथीमिया सीक्वेंस देखने को मिल सकता है। बाकी कुछ जनरल है। अच्छा, कोट इंटेंगलमेंट ये आपको कंजॉइंट ट्विन में देखने को मिल सकता है, ओके, सही हो गया, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। बाकी इसके एंटीनेटल मेजर्स क्या होते हैं, आपने डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन को देखना है क्योंकि वो ट्विन प्रेगनेंसी में काफ़ी ज़्यादा है, कोरियोनिसिटी को देखना होता है, कॉन्जेनिटल नॉर्मलीज वगैरह को देखना होता है, एंटीनेटल मेजरमेंट्स आ जाएगा, ओके, सही हो गया। अब इसके बाद ये थे एंटीनेटल कॉम्प्लिकेशन, ओके। अब हम आ जाते हैं पोस्ट नेटल कॉम्प्लिकेशन। पोस्ट नेटल कॉम्प्लिकेशन ट्विंस की वजह से क्या होगा, ट्विंस में याद लेना प्यूपा, ओके, पोस्टपार्टम हैमरेज होगा, ओके, यू से यूट्राइन एटोनी हो सकती है, पी से पोस्टपार्टम एंडोमेट्राइटिस हो जाएगा, और एक और ए से एनीमिया हो जाएगा। फीटस में क्या होगा, फीटस में NCG, ओके, ठीक हो गया, ओके। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो सकते हैं, कार्डिक अब्नॉर्मैलिटीज हो सकती है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसएट्रेजिया हो सकता है, डाउन सिंड्रोम हो सकता है, ओके, NCG, ओके। तो ये आपने रट्टा मार लेना है। अच्छा, यहाँ पे ट्विन टू ट्विन ट्रांसफियन सिंड्रोम के बारे में एक स्टेजिंग इस्तेमाल करते हैं, वो है कोइंट्रो स्टेजिंग, अल्ट्रासाउंड पे देखते हैं, ओके। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या होता है इसको डायग्नोस करने के लिए, तो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में आपको सिंगल प्लेसेंटल मैच चाहिए, मोनोकोरियोनिक ट्विन होना चाहिए, सेम जेंडर होना चाहिए, डिस्कॉर्डेंट ब्लेडर होना चाहिए, ओलिगोहाइड्रोमनियास और पॉलीहाइड्रोमनियास मिलना चाहिए। ओलिगोहाइड्रोमनियास जब लेबल करते हैं जब मीन वर्टिकल पोल 2 सेंटीमीटर से कम का होता है, और पॉलीहाइड्रोमनियास 8 से क्या होता है, ज़्यादा होता है, ओके। और इलेक्टिव डिलीवरी आपने करनी होती है 34 से लेकर 37 पे करनी होती है। और मैनेजमेंट में एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट है, एमनियो रिडक्शन है, सेप्टोस्टोमी है, ओके, सिलेक्टिव फीटिसाइड है, और लेजर अब्लेशन और एवी एनास्टोमोसिस है। इसके बाद यहाँ पर बताया हुआ है कि आपने कैसे ट्विंस को कैसे करोगे। अगर फर्स्ट ट्विन किफैलिक है तो आपने क्या करनी है, वजाइनल डिलीवरी करनी होती है, ओके। अगर सेकंड ट्विन भी किफैलिक या ब्रीच है, अगर सेकंड ट्विन ट्रांसवर्स होता है तो आपने इंटरनल क्या करना होता है, इंटरनल पोडारिक वर्जन आपने करना होता है, फिर ब्रीच से निकालना होता है। अगर सेकंड फर्स्ट ट्विन ही ब्रीच है तो आपने सीजेरियन सेक्शन करना होता है, ओके। अब इसके बाद यहाँ देख लेते हैं बेस्ट टेस्ट अराउंड 11 वीक, तो वो CVS होता है, 10 हफ्तों से पहले नहीं करना होता, अदरवाइज क्लेफ्ट लिप हो सकता है। एमियोसेंटेसिस 15वें हफ्ते पे करते हैं, कोर्डोसेंटेसिस 20 पे करती है, डेटिंग स्कैन 11 to 14 में करते हैं, नॉर्मली स्कैन 18 से लेकर 22 पे करते होती है, ओके। अल्ट्रासाउंड को सबसे पहले आपने रखना होता है। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ मल्टीपल प्रेगनेंसी तो वो प्री टर्म बर्थ या प्री मेच्योरिटी हो सकता है। जो पीक या लंबा साइन होता है ये आपको देखने को मिलता है मोनोकोरियोनिक, डाइकोरियोनिक में, ट्विन ट्विन ट्रांसफियन सिंड्रोम मोनोकोरियोनिक, मोनोअम्नियोटिक में होता है, और इनमें आपको T साइन देखने को मिलता है। रिस्क ऑफ थैलेसीमिया, ओके, अगर दोनों पेरेंट्स थैलेसीमिया माइनर है तो थैलेसीमिया मेजर होने के 25% चांसेस होते हैं। ड्रग्स टू प्रिवेंट, ओके, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट 400 माइक्रोग्राम लेना है। अगर एंटी एपिलेप्टिक पेशेंट ले रही है तो 5 मिलीग्राम आपने लेना होता है, डायबिटीज़ में भी 5 लेना होता है। AFP हम स्क्रीनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, बढ़ जाता है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में, कम हो जाता है डाउन सिंड्रोम के अंदर।